बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर अशफाक है और मेरा ताल्लुक़ स्वात पाकिस्तान से है। आज हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यानी जिसे आम अल्फाज में एच पाइलोरी भी कहते हैं या मैदे का ज़ख़म जिसकी वजह से होता है कि ऐसा जरासीम है जो कि मैदे के ज़ख़म का बाइस बनता है और अक्सर स्टमक के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इसमें हो जाती हैं। उन कॉम्प्लिकेशंस को आज डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ जो है क्या क्या इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, किस वजह से होता है, किस तरह से हम इसको लेबॉर्ट्री या लैब टेस्ट के ज़रिए से मुख्तलिफ़ टेस्टों के ज़रिए से इसको डायग्नोस कर सकते हैं और एंड में इसका बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा ताकि ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है जिसे एच पाइलोरी कहते हैं, मैदे का ज़ख़म हो गया, अल्सर हो गया, इसके लिए होम्योपैथिक में बेस्ट मेडिसिन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी जिसे कहते हैं, तो एच पाइलोरी का जो जरसूमा होता है, ये अक्सर इसका जो कॉज होता है वो कंटामिनेटेड फूड है, वाटर है, यानी आलूदा खुराक या आलूदा पानी के ज़रिए से पहले तो ये पेट में यानी मैदे में दाखिल हो जाता है खुराक के ज़रिए से। और इसके अलावा इसके और भी काफ़ी ज़्यादा कॉजेज़ हैं। मिसाल के तौर पे अगर जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वर्कलोड है, उसकी वजह से उनकी अक्सर चूँकि स्ट्रेस में डाइजेशन जो है, डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है, डाइजेशन स्लो हो जाती है, तो उस स्लो डाइजेशन की वजह से जंक फूड का इस्तेमाल हो गया, फास्ट फूड्स का बड़ी तेज़ी से इस्तेमाल हो गया या पेप्टिक अल्सर उसके वजह से हो जाते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग है इसमें एक कॉज है। तो ये तो इसके कॉजेज़ हो गए हैं कि एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है ये किस तरह से आपके जिस्म में या स्टमक में नुकसान पैदा करता है। अच्छा, इसमें जब ये नुकसान क्या क्या पैदा करता है, पेप्टिक अल्सर या ड्यूडिनल अल्सर, पेप्टिक हम मैदे को कहते हैं और जो मैदे की ग़िज़ा की नाली है वहाँ पर अक्सर उसमें वो ज़ख़म बन जाता है, ज़ख़म से इन्फेक्शन हो जाता है, पक जाता है, अल्सर्स हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जो है जो ड्यूडिनम जिसे कहते हैं, यानी जहाँ से मैदे की नाली बड़ी छोटी आंत जो निकल रही होती है उस जगह पे जाकर के ज़ख़म हो जाते हैं। तो मैदे में मुख्तलिफ़ जगहों पे अल्सर्स का पैदा होना। अच्छा, फिर इसमें तकलीफ पैदा होती है। फिर इसकी अलामात की तरफ आते हैं, सिम्टम्स में। तो सिम्टम्स में ज़्यादातर इसमें जो महसूस होता है, स्टमक में पेन महसूस होता है, इस तरह का दर्द होता है कि मैदे पे और कमर तक ये दर्द बिल्कुल सीधा जा रहा होता है, जैसे कमर और मैदे के बीच में कोई ऐसी चीज़ लकड़ी सी या कोई लोहे का टुकड़ा सा रखा हुआ है, ऐसी कोई चीज़ रखी हुई है, वो सीधा कमर तक दर्द महसूस होता है, भारीपन महसूस होता है, ब्लॉटिंग होती है, गैस्ट्राइटिस, गैस की तकलीफ़ होती है, डिकारें अक्सर आती हैं या बहुत ज़्यादा गैस का अखराज होता है। अच्छा, इसके अलावा अक्सर इसमें हेलिटोसिस का मसला बड़ा होता है। जिनके एच पाइलोरी के जो टेस्ट पॉजिटिव होते हैं या जिनके मैदे में ये जरासीम मौजूद होता है, तो उनको अक्सर बैड ब्रीथिंग जिसे हम हेलिटोसिस कहते हैं मेडिकल इस्तिलाह में, और उनके मुंह से और जो सांस बाहर जा रही होती है उससे काफ़ी ज़्यादा स्मेल भी आ रहा होता है। अच्छा, पेट की अनइवन कंडीशन भी रहती है, कभी अक्सर जो है वो स्टूल डार्क ब्लैक कलर का स्टूल आ रहा होता है और म्यूकस यानी अक्सर उसमें बलगम का रेशे का अखराज होता है, तो आँव जिसे हम कहते हैं बखाने में आता है, पेट कभी ठीक होता है कभी ख़राब हो जाता है। तो ये कंडीशन पेट की अनइवन रहती है। तो बुनियादी तौर पे इसमें वॉमिटिंग हो गया, फैटीग हो गया, वेट लॉस हो गया, वज़न का गिरना, भूख का ना लगना, और इसके अलावा अक्सर जो हमने एच पाइलोरी के जो पेशेंट ऑब्ज़र्व किए हैं उनका बीपी अक्सर लो रहता है। उसकी वजह यह है कि लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख का ना लगना, उसकी वजह से उनका फूड इंटेक काफ़ी ज़्यादा कम होता है और जो ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो फ़ायदा देती हैं जिस्म को, जैसे प्रोटीन डाइट है, वो उसको अवॉइड कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से वीकनेस हो जाती है। तो ये इसके सिम्टम्स आ गए। अब आते हैं लैब, किस तरह इसको आप डायग्नोस कर सकते हैं। मुख्तलिफ लैब टेस्ट के ज़रिए से इसको डायग्नोस किया जा सकता है, जिसमें सबसे जो फर्स्ट टेस्ट है वो तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी का टेस्ट जिसे कहते हैं, ब्लड के ज़रिए होता है। आपसे ब्लड का सैंपल लेंगे और आपको वो टेस्ट में बता देंगे कि जी आपके ब्लड में एच पाइलोरी का जो जरसूमा है वो मौजूद है या नहीं है। तो इससे आपको पता चल जाएगा। टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपके स्टमक में ये जरासीम मौजूद है, नेगेटिव आता है तो नहीं है, सिंपल आपको स्टमक का डिसऑर्डर है या इंडाइजेशन है, फ्लैटुलेंस, पेट फूलना वगैरह, ये
जरसूमे की मौजूदगी नहीं होगी, बल्कि किसी और वजूहात से होगी। इसके अलावा इसमें यूरिया ब्रीथ टेस्ट भी होता है सांस के ज़रिए से, वो इतना एक्यूरेट नहीं होता। और इसके साथ साथ स्लाइवा यानी थूक से भी टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन ये इनकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तीसरा इसमें एक बेरियम मील टेस्ट होता है कि अगर आपका एच पाइलोरी पॉजिटिव आ गया है और फिर आपको अगर स्टमक का तकलीफ बहुत ज़्यादा है, तो आप फिर बेरियम मील टेस्ट के ज़रिए से जो एक्सरेज होते हैं उससे हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि स्टमक अल्सर जो है वो किस हिस्से में है। तो जहाँ पर आपको एक किस्म की दवा पिलाई जाती है, उसके बाद एक्सरेज लिए जाते हैं, तो उसमें एक श्योर कंफर्म हो जाता है कि मैदे के किस हिस्से में अल्सर है या ज़ख़म है, और उसकी कितना बड़ा ज़ख़म है ये उससे पता चल जाता है। इसके अलावा आजकल बेरियम मील के बजाय जो है वो एंडोस्कोपी सिंपल कर देते हैं। सिंपल एंडोस्कोपी के ज़रिए से खुराक की नाली, ग़िज़ा की नाली में अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेट करके बता देते हैं कि आपको अल्सर है या किस नोयत का अल्सर है। इसके अलावा स्टूल के ज़रिए, स्टूल टेस्ट के ज़रिए से भी डिटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि स्टूल में ब्लड आ रहा होता है, पेप्टिक अल्सर होता है अंदर। अगर आपके छोटी आंत जो मैदे से निकल रही है या मैदे में ज़ख़म है, उससे अगर आपको स्टूल में ब्लड आ रहा है, तो स्टूल के टेस्ट के ज़रिए से भी ये पता लगाया जा सकता है। होम्योपैथिक मेडिसिन को डिस्कस करते हैं। होम्योपैथी में बेहतरीन इलाज है एच पाइलोरी। जब आपका अगर पॉजिटिव है, आपको जो पहले मैंने सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स, तकलीफ बयान की, अगर आपको वो तकालीफ है तो होम्योपैथी उसका बेस्ट इलाज प्रोवाइड करती है। क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में हमारे पास जो सबसे ज़्यादा हमने रिज़ल्ट जिन मेडिसिन से लिए, तो चूँकि मेडिसिन के जो एज़ पर पैथोलॉजी होम्योपैथी में मेडिसिन का इंतखाब नहीं होता, बल्कि सिम्टम्स के थ्रू होता है कि पेशेंट क्या सिम्टम्स दे रहा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सीने में जलन हो रही है और कड़वा पानी बहुत ज़्यादा मुंह की तरफ आ रहा है, और इसके साथ साथ जो है तेज़ाबियत महसूस हो रही है, तो रूबीनिया इसके बड़े अच्छे उसमें रिज़ल्ट रखती है होम्योपैथिक मेडिसिन। रूबीनिया 6 में, 30 में, 200 में हम अक्सर अपने पेशेंट्स में यूज़ करते हैं और इसके अच्छे रिज़ल्ट हैं। इसके अलावा अगर आपको मैदे में दर्द महसूस हो रहा है, और मैदे के दर्द की नोयत जिस तरह पहले मैंने बताई कि मैदे से स्ट्रेट कमर तक दर्द हो रहा होता है और मुसलसल इस तरह मैदे पे एक भारीपन बोझ सा होता है, तो उसमें बिस्मुथम मेटेलिकम के बड़े अच्छे रिज़ल्ट हैं। और तरीक़े तिब में बिस्मुथ जो है उससे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो जर्म है उसको किल भी किया जाता है, लेकिन होम्योपैथी में बिस्मुथम मेटेलिकम को पोटेंटाइज करके बनाया गया है और उसको हम इस्तेमाल करते हैं 30 में, 200 में। 30 में अगर हम देते हैं तो वो दिन में 3 बार दिया जाता है, 200 में डेली की एक खुराक दी जाती है। तो इसके भी बड़े बेहतरीन रिज़ल्ट हैं, ख़ास करके स्टमक के भारीपन में और दर्द में। अगर आपको ऐसी अलामत महसूस हो रही है कि आपको जो है वो मैदे में दर्द हो रहा है और भारीपन महसूस होता है, बदहज़मी की शिकायत भी होती है, और आपका एच पाइलोरी पॉजिटिव है, आपकी हिस्ट्री अल्कोहल लेने की भी है और स्मोकिंग भी आप बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे मरीज़ों में हम नक्स वमीका का इस्तेमाल करते हैं। नक्स वमीका 30 की पोटेंसी में, 6 में बड़े अच्छे रिज़ल्ट रखती है, और इसके साथ साथ 200 में भी इसको इस्तेमाल किया है डेली के और शाम के टाइम पे एक खुराक दे करके, तो नक्स वमीका में बड़ी अच्छे रिज़ल्ट रखती है। एक और मेडिसिन का मैं आपको जिक्र करना चाहता हूँ, अर्जेंटम नाइट्रिकम में। अर्जेंटम नाइट्रिकम बेस्ट मेडिसिन है एच पाइलोरी के पेशेंट्स के लिए जिनको मीठे खाने की बहुत ज़्यादा रग़बत व ख्वाहिश होती है, और पेशाब जो है उस पर कंट्रोल नहीं रहता, पेशाब बहुत ज़्यादा उनको यूरिन आता है, तो ऐसे पेशेंट्स में अर्जेंटम नाइट्रिकम उसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट हैं। इसे भी छोटी पोटेंसियों में 6 में, 30 में, 200 में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको मैं एंड में एक ऐसी मेडिसिन बताना चाहता हूँ जिसे J.H. क्लार्क ने काफ़ी रिकमेंड किया है अपने मटीरिया मेडिका में, और जो एच पाइलोरी के पेशेंट होते हैं उसमें इस नोसोट से हमने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा लिया है। कार्सिनोसेन हम एच पाइलोरी के पेशेंट्स में अक्सर देते हैं, और ये वीकली बेसिस पे एक डोज दी जाती है, 1 m में, 200 में, और इसके हायर डोजेज़ में भी हम चले जाते हैं। कार्सिनोसेन के पेशेंट जो हैं ये बिल्कुल ऐसे होते हैं कि इनको यानी अक्सर ये इनको अपनी बीमारी की वजह से काफ़ी ज़्यादा मायूस और नाउमीद होते हैं, ख़ुदकुशी का रुझान होता है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग होती है, तो माइंड जो सिम्टम्स होते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी और हौसला हार जाना ये इन मरीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है। तो कार्सिनोसेनम की वीकली बेसिस पे हम एक डोज देते हैं। एक मेडिसिन मैं भूल गया था बीच में जो मेडिसिन आ गए, और वो है फास्फोरस।
फास्फोरस के मरीज़ को ठंडे खाने की बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ खाने की रग़बत होती है और वो ठंडा चीज़ खाने से उनको तकलीफ़ भी पैदा हो जाती है। आइसक्रीम खाने की, बर्फ़ का पानी, ठंडा पानी पीने की, ये बहुत ज़्यादा उनको रग़बत होती है और अक्सर उसकी वजह से उनका चेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो ऐसे मरीज़ जिनको स्टमक डिसऑर्डर है, अल्सर्स है, प्रॉब्लम है और ठंडा उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो ऐसे मरीज़ों में फिर हम फास्फोरस 30 से हमने बहुत अच्छे रिज़ल्ट लिए हैं और फास्फोरस 30 में दिन में 3 बार 4 बार कतरों की शक्ल में हम ये मेडिसिन अक्सर पेशेंट्स को देते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, खुद से दवाओं का इस्तेमाल ना करें कि जो मेडिसिन्स मैंने बयान की हैं ये तो प्रैक्टिशनर्स के लिए या आम हमारे जो नाज़रीन होते हैं उनके सहूलत के लिए बयान की हैं। आप किसी अच्छे होम्योपैथ से अपना ट्रीटमेंट करवाएं और उनके एडवाइस में आप इन मेडिसिन को इस्तेमाल करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैक्सिमम आपके जो है वो 3-4 महीने 6 महीने पे ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग करता है और आप इंशाल्लाह इस बीमारी से जल्द छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।